Hello everyone and welcome to our YouTube channel Bhavyam Classes. In today's class, we are going to discuss the current affair from 6 to 12 February 2023. In this particular video, we will discuss most important 60 question of this particular week. ओके सो आज की इस क्लास में क्या होगा, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम अपनी 4 नॉलेज सीरीज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो बहुत ही कम टाइम में हम अपने पूरे वीक के करंट अफेयर को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे 6 से 12 फरवरी के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। सो यहां से हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यहां पे बात हो रही है कि व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। क्या ये 1 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को या 4 फरवरी को? मैं आपको बार बार चीज बताती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपके लिए जरूरी हैं कि हम जनवरी में से कौन कौन से डेज मनाते हैं और उनके पीछे रीजन क्या है, सिमिलरली फेब्रुवरी में एंड सो ऑन। सो अभी बात हो रही है कि हम वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि हम कब मनाते हैं अपना ये वर्ल्ड कैंसर डे? क्या लगता है आप लोगों को कि हम अपना जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये कब मनाते हैं? सो बिल्कुल हम अपना जो ये वर्ल्ड कैंसर डे है ये 4 फरवरी को मनाते हैं, यानी वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी। और बेसिकली इसकी थीम क्या है? जब हम वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं, ऑब्वियसली ज्यादातर डेज की क्या होती है, एक थीम होती है। तो भाई क्या थीम रही है हमारे वर्ल्ड कैंसर डे की? अगर मैं बात करूं तो वो थीम रही है क्लोज द केयर गैप। What is the theme of this particular day? Close the care gap. और ये कब तक रहेगी? 2022, 2023 और 2024 तीनों सालों में ही ये सेम थीम रहेगी। किसकी? वर्ल्ड कैंसर डे की। ठीक है। और बेसिकली इसका एम क्या है, क्या उद्देश्य है ये डे मनाने का? तो बेसिकली हम जब अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के बीच में, ठीक है, टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द कैंसर। ठीक है, यही इसका क्या है, एम है। एम क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? भाई ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जिनके भी निधन हो जाते हैं, जो फेमस पर्सनालिटी हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात हो रही है परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है, भाई वो किस देश के राष्ट्रपति थे? परवेज मुशर्रफ हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। क्या लगता है आप लोगों को ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, निधन हो गया है? तो क्या ये अफगानिस्तान के थे, पाकिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे या इंडोनेशिया के थे? क्या लगता है आप लोगों को ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? सो भाई मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के थे परवेज मुशर्रफ, जिनका क्या हो गया है, अब प्रेजेंट टाइम में इनका निधन हो गया है। अगर मैं बात करूं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1943 में। कब इनका जन्म हुआ था? भाई इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1943 में। और अब अगर बात करूं इनकी डेथ की, तो इनकी डेथ कब हुई है? इनकी डेथ हुई है 5 फरवरी 2023 में, यानी ये बात हम कर रहे हैं एकदम रिसेंटली। ठीक है जी। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां से हमने क्या जान लिया कि भाई पाकिस्तान के थे ये पूर्व राष्ट्रपति, इनका जन्म कब हुआ था और फिर इनकी डेथ कब हुई। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी मतलब उसको होस्ट कौन करेगा? सो हु विल होस्ट द फुटबॉल एशियन कप इन 2027? इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब और यूएई। अभी हम 2027 की बात कर रहे हैं कि जब 2027 का समय आएगा उस टाइम पे हमारा जो फुटबॉल एशियन कप है उसको होस्ट कौन करेगा? तो क्या लगता है आप लोगों को? जब आप लोग ये वीडियो देखो तो पहले आप वीडियो पे क्वेश्चन आने पे पॉज करना और एक बार सोचना कि आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है जी, एक बार आप लोग जरूर सोचना कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। द फुटबॉल एशियन कप विल बी होस्ट बाय सऊदी अरब इन 2027। ठीक है जी। तो ये पहली बार सऊदी अरब
ऑर्गेनाइज करेगा, इसको होस्ट करेगा कब? 2027 में करेगा, ठीक है। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं बात करूं मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? भाई मॉर्निंग कंसल्ट एक रिपोर्ट है, इसने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया में, कोई पर्टिकुलर देश की बात नहीं हो रही है, पूरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। यानी अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट हु हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, कौन है भाई मोस्ट पॉपुलर लीडर? क्या वो एलन बर्सेट है, जस्टिन ट्रूडो है, नरेंद्र मोदी है, या ऋषि सुनक है? तो कौन है वो जो क्या है प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब जनता उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, ठीक है जी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि भाई वो कौन है? सो बिल्कुल वो नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम में अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट वो क्या है, वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो एक फेमस लीडर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। उनको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ठीक है जी। तो हमारा जो इंडिया है ये इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स, ये जो रेटिंग्स आई हैं कि यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध लीडर हैं वो कहाँ के हैं, सो इसमें पहले नंबर पे कौन है? इस पे पहले नंबर पे अपना इंडिया है, ठीक है जी। इस पे पहले नंबर पे अपना इंडिया है, कितने परसेंटेज के साथ? 78% के साथ, ठीक है जी। इस पे पहले नंबर पे कौन है? इंडिया है। और सेकंड नंबर पे अपना मेक्सिको है, सेकेंड नंबर पे मेक्सिको है 68% के साथ। यानी कि अगर हम सेकेंड नंबर पे बात करें तो जो मेक्सिको है वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको पसंद किया जा रहा है। और थर्ड प्लेस पे कौन है भाई? थर्ड प्लेस पे हमारा स्विस है, थर्ड प्लेस पे हमारा स्विस है 62% के साथ। थर्ड प्लेस पे हमारा स्विस है 62% के साथ। So we can say that Narendra Modi has become the most popular leader according to Morning Consult report. Now we are going to our next question. This is वानी जयराम का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? ठीक है, अब जो वानी जयराम है अभी उनके बारे में हम जानेंगे कि ये एक्चुअल में कौन थे, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इन्हें पद्म भूषण दिया गया था कब। तो वानी जयराम has passed away in which year he was given पद्म भूषण। तो भाई इनको पद्म भूषण कब दिया गया है? क्या लगता है आप लोगों को कि इनको पद्म भूषण कब दिया गया है? इनको पद्म भूषण 2023 में ही दिया गया है जी, बिल्कुल 2023 में, अभी चल भी रहा है, इसी में इनकी डेथ भी हुई है, इसी में कुछ समय पहले इनको पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है जी। बेसिकली शी वॉज फाउंड डेथ एट हर ओन रेजिडेंस, यानी कि वो अपने ही घर में मृत पाई गई। अब इसका क्या रीजन है ये तो हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं, ठीक है जी, इसके बारे में हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि वो एक गायिका है, यानी उन्होंने बहुत से गाने गाए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे गाने गाए हैं। शी संग मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु एंड सो ऑन, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाने भी गाए हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए शुभंकर थीम और जर्सी किसने लॉन्च किया है? ठीक है भाई, जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसके अंदर जो भी हमारा शुभंकर है, थीम है, जर्सी है, इसको लॉन्च किसने किया है? हु हैज लॉन्च द मैस्कॉट थीम एंड जर्सी फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स? क्या वो नरेंद्र मोदी जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, या किरण रिजिजू है? कौन है वो जिसने क्या किया है, थीम वगैरह सब चीज लॉन्च करी है? क्या लगता है आप लोगों को कौन है भाई वो जिन्होंने क्या किया है, जो हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स है उसके लिए थीम और जर्सी वगैरह ये सब चीजों को लॉन्च किया है, ठीक है जी। वो कौन है? वो अनुराग ठाकुर जी हैं। और जो ये हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इट विल हेल्ड फ्रॉम 10 to 14 फेब, यानी ये 10 से 14 फरवरी तक होगा। और इसके जो भी थीम है, जो भी जर्सी वगैरह है, उसको लॉन्च किसने किया है? अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है, ठीक है जी। और अनुराग ठाकुर है कौन? अनुराग ठाकुर इज यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ये हमारे खेल मंत्री हैं और
ये हमारे खेल मंत्री हैं, और जो यूथ अफेयर्स हैं जितने भी, उसके भी मंत्री ये ही हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, जितने भी युवा के मामले हैं, और ये खेल मंत्री भी हैं, कौन, हमारे अनुराग ठाकुर, जिन्होंने क्या किया है, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए थीम वीम सब लॉन्च करी है। अब बात करें हम अगले प्रश्न में कि किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाया है। देखो हम सब जानते हैं कि पहले के टाइम पे हमारे ऊपर किसका शासन था, कौन हम पे रूल करता था, तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल करती थी। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिया में ही उसका रूल नहीं था, उसका जो शासन है वो खाली इंडिया के अंदर नहीं था, और भी देशों में था। तो अभी पर्टिकुलरली यहाँ पे बात क्या हो रही है कि किस देश ने अब बैंक में जो नोट होते हैं उसमें से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है। विच कंट्री हैज रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम बैंक नोट्स। क्या वो न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या पाकिस्तान है? क्या लगता है आप लोगों को, कौन सी वो कंट्री ऐसी है जिसने अब पूरे तरीके से जो ब्रिटिश राजशाही का एक पिक्चर हुआ करती थी उनके नोट्स पे, उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया है? तो क्या लगता है आप लोगों को कि वो कौन है, कौन सा देश है वो जिसने ये किया है? भाई क्या लगता है आप लोगों को कि कौन सा देश है वो जिसने ये किया है? ठीक है जी। सो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। मैं कह सकती हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली अनाउंस that they will remove the British monarchy from their bank notes. किसने किया है भाई? सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, अनाउंसमेंट करी है कि भाई वो अपने नोट्स में से क्या करेंगे, जो ये ब्रिटिश राजशाही का पिक्चर है उसको पूरे तरीके से हटा देंगे। ठीक है जी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस देश के सशस्त्र बलों के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट भारत की यात्रा पर है? आप क्या समझे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हुन मानेट जो है वो भारत की यात्रा पर है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भाई किस देश के सशस्त्र बल के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट हैं? सो विच कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट इज ऑन अ विजिट टू इंडिया? क्या वो इंडोनेशिया के हैं, कंबोडिया के हैं, फिलीपींस के हैं, या इजराइल के हैं? क्या लगता है आपको वो कहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं? क्या लगता है आप लोगों को भाई ये कहाँ के हैं? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी हुन मानेट इज बिलोंग टू कंबोडिया। भाई ये कंबोडिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ के हैं ये? कंबोडिया के हैं। ठीक है। और इन इंडिया ही मेट डिफेंस सेक्रेटरी, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं ये उनसे मिले हैं इंडिया के अंदर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में नैनो यूरिया संयंत्र की शिलान्यास किया है? भाई अब क्या बात हो रही है कि हमारे जो होम मिनिस्टर है वो कौन है? अमित शाह है। लेकिन बात हो रही है उन्होंने किस राज्य में नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है, यानी इन विच स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नैनो यूरिया प्लांट? तो क्या उन्होंने ये झारखंड में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, हरियाणा में किया है, या मध्य प्रदेश में किया है? कहाँ पे उन्होंने जो नैनो यूरिया संयंत्र है उसका शिलान्यास कर दिया है, उसको स्टार्ट कर दिया है? क्या लगता है आप लोगों को कि यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, यानी अमित शाह ने कहाँ पे इसको शुरू किया है? झारखंड में शुरू किया है। अमित शाह जी के द्वारा इसको झारखंड के अंदर शुरू किया गया है। और ये क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा कितने? कम से कम 6 करोड़ प्लांट्स ऑफ यूरिया। So we can say that this project will produce 6 करोड़ plants of urea manually। यानी एक हमारा एजम्पशन है कि कम से कम जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ये एटलीस्ट 6 करोड़ जो यूरिया प्लांट्स हैं उनको क्या करेगा? मैन्युअली प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा ये भाई? मैन्युअली प्रोड्यूस करेगा। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक वीक के पूरे करंट अफेयर्स को बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर रहे हो, जिसके अंदर आपको बायलैंग्वेज क्लास मिल रही है, यानी जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं या फिर वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड हो रहा है, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी उसी अकॉर्डिंग की जा रही है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। अब हम बात करें सरस आजीविका मेला 2023। ठीक है, इसका आयोजन जो है
ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है, यानी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द सरस आजीविका मेला 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। क्या लद्दाख में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, या हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? सरस आजीविका मेला जो है इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है जी, यानी कि हमारा जो ये सरस आजीविका मेला 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू कश्मीर और इट इज 11 डे फेयर। भाई कितने दिनों का मेला है ये? 11 दिनों का ये मेला है। और अगर मैं बात करूं, सो वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ 25 states are participating in this particular fair, यानी कि 25 राज्यों से जो वुमेन्स हैं वो क्या करेंगी, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहां पे किया है? यानी पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है किसको? एशिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। बट पूछा क्या जा रहा है, किया कहां पे है? क्या उन्होंने ये तुमकुरू में किया है, चेन्नई में किया है, देहरादून में किया है, या मुंबई में किया है? क्या लगता है आप लोगों को कहां पे पीएम मोदी ने क्या किया है? एशिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। यानी पीएम मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ HAL इन तुमकुरू कर्नाटका। ठीक है जी, तुमकुरू कर्नाटका में कर रहे हैं वो, और ये किसका है? ये HAL यूनिट का हेलीकॉप्टर है। और इसको इनॉग्रेट कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? जो हमारा युवा संगम पोर्टल है इसको स्टार्ट किसने किया है? हु हैज लॉन्च द युवा संगम पोर्टल? क्या होम मिनिस्ट्री ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है, या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किया है? किसके द्वारा हमारा युवा संगम पोर्टल इसका शुभ आरंभ किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च द युवा संगम पोर्टल। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोगों ने मिल करके क्या किया है, इसको स्टार्ट किया है। और ये लोग कौन है? सो भाई जैसे इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, इसमें अनुराग ठाकुर जी इंक्लूडेड है, और हमारे जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू इंक्लूडेड हैं, और हमारे टूरिज्म कल्चर और जितने भी मिनिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न के, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे किशन रेड्डी। तो कौन कौन इसके अंदर इंक्लूडेड है भाई? अनुराग ठाकुर जी इंक्लूडेड हैं, किरण रिजिजू इंक्लूडेड है, किशन रेड्डी इंक्लूडेड है। ठीक है, और भी मिनिस्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है जिन्होंने मिलकर के क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। बट बेसिकली हुआ किसके थ्रू है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? अब पुरस्कार की बात आ गई है, जितने भी अवार्ड्स हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हु हैज वॉन द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड? इसको किसने जीता है? क्या इसको डॉक्टर पेगी मोहन ने जीता है, रिकी केज ने जीता है, विके पांड्या ने जीता है, या मनमोहन सिंह ने जीता है? तो किन्होंने इस अवार्ड को जीता है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, यानी डॉक्टर पेगी मोहन हैज वॉन द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ही हैज बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज बुक वेंडर्स एंड मर्चेंट्स। ठीक है, जो ये बुक है इसके लिए ही इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, वेंडर्स। ठीक है, वेंडर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स, दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक।
ठीक है, जिसके लिए इनको क्या किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एरॉन फिंच किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। भाई अगर कोई फेमस क्रिकेटर है और वो क्या कर रहा है, अब वहां से संन्यास ले रहा है, वो रिटायर्ड हो रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी क्या बात हो रही है कि एरॉन फिंच जो है किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो है उससे संन्यास लेने की बात कही है। सो फ्रॉम एरॉन फिच इज द क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। सो क्या वो न्यूजीलैंड से है, साउथ अफ्रीका के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे या इंग्लैंड के थे, कहाँ के लिए खेलते थे, वो कहाँ के थे, यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? So option C is correct over here. So we can say that Aaron Finch marked his 12 years for Australia. यानी उसने अपने 12 साल जो है क्या किया, उसमें 12 साल वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से खेलते रहे और अपने 12 साल उसने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को दिए हैं। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया है, 12 साल अपने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को दिए हैं और अब प्रेजेंट में ये रिटायर्ड हो गए हैं। अब बात आ रही है, हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है, विच हैज बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉडी टू ब्रिंग ग्रीन बॉन्ड। अब व्हाट डू मीन बाय ग्रीन बॉन्ड, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन दिस वीडियो, बट अभी बात हो रही है कि जो हमारा पहला म्यूनिसिपल बॉडी है उस वो कौन सा है जिसने ग्रीन बॉन्ड को लाया है। क्या वो न्यू दिल्ली का है, इंदौर का है, मुंबई का है या चेन्नई का है? क्या लगता है आप लोगों को कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन सी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। यानी इंदौर हैज बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉडी टू ब्रिंग ग्रीन बॉन्ड। बट डू यू मीन बाय ग्रीन बॉन्ड? सो इट इज बेसिकली अ डेब्ट सिक्योरिटी टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स। शॉर्ट में कहूं तो ये क्या है, ये एक डेब्ट सिक्योरिटी टाइप है जिससे क्या होगा, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हम एनवायरमेंट और क्लाइमेट के प्रति एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे। हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट। सो आई थिंक सो आप समझ गए कि ये हमारा ग्रीन बॉन्ड है क्या। हमारे ग्रीन बॉन्ड क्या करता है भाई, एक डेब्ट सिक्योरिटी है जो क्या करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस देगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स को मनी से हेल्प करेगा जिनको क्या करना है, जिनको एनवायरमेंट और क्लाइमेट को सुधारने में अपने प्रोजेक्ट्स को लाना है, और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जाएगा ग्रीन बॉन्ड की तरफ से क्लाइमेट और एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है जी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें पर्टिकुलरली कितने रुपीस तक के बारे में बात हुई है कि कितना इनका टारगेट रहा है, तो अप्रोक्स 244 करोड़ का इनका क्या है, एक टारगेट है जो वो इस बॉन्ड के थ्रू फाइनेंस करने वाले हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स टारगेट कितना है इनका जो वो फाइनेंस करने वाले हैं, 244 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है? भाई अभी हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भारत दिसंबर 2023 तक लाने वाला है। अब सिंपल सी बात है, हर चीज हाइड्रोजन पे क्यों आ रही है, पेट्रोल डीजल कहाँ चले गए? सो कॉमन चीज क्या है कि बेनिफिट्स क्या है हाइड्रोजन के, बेनिफिट्स क्या है हाइड्रोजन के, कि भाई पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और क्या हो रहा है, हम अपने रिसोर्सेज को रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, और इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो डीजल पेट्रोल है वो हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी तो छोड़ रहे हैं ना। सो ये सब क्या है, ये बेनिफिट्स हैं हाइड्रोजन के। बट अभी बात हो रही है हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक किसने लॉन्च किया है, हु हैज लॉन्च्ड अ हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक? महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा मोटर्स इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या होंडा कार्स? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट
हो सकता है। So option C is correct over here, यानी Reliance Industries Limited has launched a hydrogen powered truck at इंडिया एनर्जी वीक इन बेंगलुरु। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडिया एनर्जी वीक में, ध्यान रखना भाई किसमें, इंडिया एनर्जी वीक में इन लोगों ने क्या किया है, इस ट्रक को लॉन्च किया है। कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती है, यानी हु हैज वॉन द नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। केरला ने, तमिलनाडु ने, दिल्ली ने या पंजाब ने, किसने हमारा नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप को जीता है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आप लोगों के अकॉर्डिंग जो हमारा नेशनल बीच सॉकर है इसको किसने जीता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी केरला हैज वॉन द नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। ठीक है, और इसको देखता कौन है, इसको देखता है ऑल इंडिया फेडरल। ठीक है, हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है वो इसको देखता है। हम किस, क्या नाम ले रही हूं मैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो क्या करता है, वो इसको रेगुलेट करता है। और अगर मैं बात करूं कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 27 जून 1977 में। किसकी, हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब, हमारे 27 जून। ठीक है जी, इट्स 23 जून 1977। ओके, और अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सो इट इज इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे है भाई ये, न्यू दिल्ली के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष किसे चुना गया है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू। क्या वो अप्सरा अय्यर है, क्या वो शमिका रवि है, शांति कुमारी है या मैथिली ठाकुर है। कौन है जिनको हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। अप्सरा अय्यर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू. This is the first time in the 136-year history of Harvard Law Review that the Indian woman is selected for this particular post. यानी मैं कह सकती हूं कि इंडिया के ओरिजिन से कोई ऐसा बंदा जो इंडिया का हो, पहली बार 136 सालों की हिस्ट्री में चुना गया है। यानी इससे पहले हम कह सकते हैं कि जो फॉरेनर्स थे उनको ही चुना जाता था। 136 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के ओरिजिन से किसी को चुना गया है। और अप्सरा अय्यर कौन है, सो शी इज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ओके, ये कौन है भाई, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है ये, और ये इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है। हु इज शी, सो शी इज इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर। She is Indian American student of second year and she has been selected as the president of Harvard Law Review in the 136th year of history of this particular organization. Our next question is सुरक्षित इंटरनेट दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया है? When has safer internet day been celebrated in the year 2023? अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इंटरनेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, सो आप इस बात से बिल्कुल एग्री करोगे। पहले के टाइम में नहीं होता था, बट आज के प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट से ही सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि हम लोग भी इस टाइम पे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। बेशक हम लोग यूट्यूब पे कनेक्ट हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें आपका भी इंटरनेट लग रहा है, हमारा भी इंटरनेट लग रहा है। आप अपने व्हाट्सएप चैट्स, गूगल्स, स्नैपचैट, ट्विटर, इन सभी को यूज कर रहे हो थ्रू इंटरनेट। सो ऐसे में इंटरनेट भी तो सेफ होना चाहिए, तो इसी वजह से एक इंटरनेट पे सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। तो आपसे पूछता है मनाया कब जाता है, 4 फरवरी, 7 फरवरी, 1 फरवरी या 2 फरवरी? क्या लगता है आप लोगों को कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी।
कब मनाया जाता है भाई? अपना सेफर इंटरनेट डे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। ये 7 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है। इस बार 2023 के अंदर ये 7 फरवरी को मनाया गया है, लेकिन ये हर बार 7 फरवरी को नहीं मनाया जाता, ठीक है जी। ये हर बार 7 फरवरी को नहीं मनाया जाता। Basically, it is observed that this day will be celebrated on the second day or second week of February। यानी कि हमारा जो ये February मंथ है, इसका जो सेकेंड वीक आएगा, इसके सेकेंड वीक के सेकेंड डे में ही हम अपना क्या मनाएंगे? सेफर इंटरनेट डे मनाएंगे, ठीक है जी। हम क्या मनाएंगे? अपना सेफर इंटरनेट डे मनाएंगे। तो हमारा जो पहला वीक था, उसके बाद जब सेकेंड वीक आया हमारा सेकेंड वीक था 6 फरवरी से। 6 फरवरी को क्या था? हमारा मंडे था, और 7 फरवरी को क्या हो गया? हमारा ट्यूसडे। तो ये हमारा सेकेंड वीक पड़ गया, इसलिए हमने 7 फरवरी को क्या मनाया? अपना सेफर इंटरनेट डे मनाया, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे, सो द थीम ऑफ दिस डे इज टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। यानी हम सब मिलकर के क्या करेंगे? एक बेटर इंटरनेट के लिए आगे बढ़ेंगे। यानी हमें क्या मिलना चाहिए? एक सुरक्षित इंटरनेट मिलना चाहिए। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नाम देख रहे हो, काला घोड़ा कला महोत्सव। ये आयोजन है, इसका कहाँ पे किया जा रहा है इस महोत्सव का आयोजन? वेयर इज द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड। सो क्या ये भोपाल में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, या फरीदाबाद में हो रहा है? कहाँ पे हमारा काला घोड़ा कला महोत्सव इसका आयोजन किया जा रहा है? क्या लगता है आप लोगों को, कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई महाराष्ट्र फ्रॉम 4 to 12 फरवरी। यानी कि मुंबई में भी, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 4 से 12 फरवरी के बीच में। यानी 4 से 12 फरवरी के बीच में क्या किया जा रहा है? हमारा काला घोड़ा कला महोत्सव जो है, इसका आयोजन किया जा रहा है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? ठीक है, यानी जो हमारा पहले तो बात हो रही किस इंडियन ने जीता है ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम में ग्रैमी अवार्ड 2023। यानी जैसे अवार्ड्स जब चलते हैं तो उसमें एक एल्बम होता है ना कि बेस्ट हीरोइन एल्बम में किसको जा रहा है, बेस्ट मूवी एल्बम में किसको जा रहा है। ऐसे ही जो हमारा ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम रहा है, इसमें हमारा ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? सोनू निगम ने, रिकी केज ने, एम किरवानी ने, और इट इज गुलजार या फिर गुलजार ने। किसने हमारा क्या जीता है? बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम इन ग्रैमी अवार्ड्स इसको जीता है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, यानी रिकी केज ने इसको जीता है। कब जीता है? 5 फरवरी 2023 में उसने इसको जीता है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डोप टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमाकर पर कितने महीने का बैन लगा दिया गया है? भाई सिंपल सी बात है, डोप टेस्ट में ये फेल हो गई है। क्यों हो गई है? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पर्टिकुलर गेम को, किसी पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर उसके बताए नियम के अपोज जाके कोई भी खिलाड़ी, कोई भी मेंबर कोई हरकत करता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे कौन बैन हुआ है? इस टाइम पे दीपा करमाकर बैन हुए हैं। कितने महीने के लिए आपसे ये पूछा जा रहा है। यानी इंडिया जिम्नास्ट दीपा करमाकर हैज बीन बैन्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर इट इज फेलिंग, आफ्टर फेलिंग इन द डोप टेस्ट। यानी डोप टेस्ट में फेल हो चुकी हैं ये, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। कितने महीने के लिए? 21, 22, 23 से 24। कितने महीने के लिए इनको क्या किया गया है? बैन किया गया है।
क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हेयर. So we can say that कि दीपक करमांकर has been banned for 21 months in the dope test. डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से इनको क्या कर दिया गया है? इनको बैन कर दिया गया है 21 महीनों के लिए. ठीक है, by whom? by इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी. by whom? सो इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या किया है? इनको बैन कर दिया है 21 महीनों के लिए. ठीक है जी, 21 महीनों के लिए इनको बैन कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? बैंड सब्सटेंस जो ऑलरेडी बैन है, ऐसे किसी सब्सटेंस को उन्होंने कंज्यूम किया है. यानी कोई ऐसा पदार्थ जो ऑलरेडी बैन था इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, उसको इन्होंने क्या किया है? कंज्यूम किया है. इन्होंने क्या किया है? कंज्यूम किया है किसी बैंड सब्सटेंस को जो ऑलरेडी प्रतिबंधित है इस एजेंसी के द्वारा. अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश में भूकंप आने से लगभग 284 मौतें हुई हैं? लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताऊं, ये 284 नहीं, आई थिंक सो 10,000 ये क्रॉस कर चुकी है. यानी 10,000 प्लस मौतें इस टाइम पे हो गई हैं. लेकिन बात हो रही है किस देश में भूकंप से? सऊदी अरब, यूएई, तुर्की या फिर कतर? क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे 10,000 प्लस मौतें हो गई हैं? बेशक क्वेश्चन में 284 है, बट एक्चुअल में 10,000 प्लस हो चुकी हैं. तो क्या लगता है आप लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो यहाँ पे अपना करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. सो तुर्किया में क्या हुआ है? अर्थक्वेक आया है जिससे लगभग 10,000 प्लस मौतें हो चुकी हैं. बेसिकली ये आया तो 4 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है. ठीक है, 4 जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जैसे तुर्किया, सीरिया, इसके अलावा लेबनान और इजराइल, इसमें आया है. कहाँ कहाँ पे आया है? 4 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आया है. 4 मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर क्या आया है? अर्थक्वेक आया है. कौन कौन सी? भाई ये है तुर्किया, लेबनान, इजराइल और सीरिया. लेकिन सबसे ज्यादा जो बर्बादी, सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं बैड सिचुएशन हो गई है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई है, वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है सबसे ज्यादा तबाही जिसको हम कह सकते हैं, वो हुई है तुर्किया में. सबसे ज्यादा तबाही कहाँ पे हुई है? भाई यहीं पे सबसे ज्यादा तबाही हुई है. और बेसिकली आया तो इन चारों जगह पे ही है. अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई है? यानी हाउ मेनी जजेस हैव बीन अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति हुई है तो कितने जजेस की नियुक्ति हुई है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. यानी 5 जजेस हैव बीन अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट. और अब इन सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी हो गई है? अब संख्या हो गई है 32. अब कितने हो गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस? 32 हो गए हैं. ठीक है, एक फिक्स्ड रेट रहता है, फिक्स्ड टाइम रहता है कि भाई इतने जजेस होने चाहिए. तो अभी अब कितने हो गए हैं? नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में 32 हो गए हैं. बट एक इनका क्राइटेरिया होता है कि हाँ इतने जजेस होने चाहिए, और अगर किसी की रिटायरमेंट होती है तो वो धीरे धीरे उस रिटायरमेंट की जगह नियुक्ति करके उसको फुलफिल कर लेते हैं. अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि याया तसो झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे जो हमारा याया तसो झील है किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? सो भाई इन विच स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरी इज याया तसो लेक लोकेटेड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? क्या ये हिमाचल है, पुदुचेरी है, नागालैंड है या लद्दाख है? कहाँ पे ये झील है जो लोकेटेड है जिसको अब जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है?
ये झील आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे। पहले तो जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो क्वेश्चन में वो थोड़ा घुमाते हैं कि भाई ये झील स्थित है, जिसको घोषित कर देगा। अगर वो ये बात ना बोलते, वो सीधे सीधे पूछते कि यह तो झील किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है, तो क्वेश्चन होता इजी। इन्होंने क्या किया, थोड़ा लाइन आगे बढ़ा दिया, जिससे अब जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। वो आपसे पूछ रहे हैं झील कहाँ पे लोकेटेड है, ये लेक कहाँ पे लोकेटेड है। तो क्या लगता है आप लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन? ठीक है जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, दिस लेक इज नोन एज पैराडाइज फॉर बर्ड्स ड्यू टू इट्स ब्यूटी। यानी कि ये पक्षियों के लिए, जो ये लद्दाख में जो ये झील है, ये पक्षियों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर है। भाई सुंदर चीजें तो हर किसी को पसंद होती हैं, है ना? तो ऐसे ये जो झील है ये क्या मानी जाती है? ये स्वर्ग मानी जाती है पक्षियों के लिए, क्योंकि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की गई हैं? ठीक है जी, आर्थिक सहायता योजना जो है, इसके अंडर कितने देश, मतलब किस देश को 50 बसें दे दी गई हैं? So in which country has been provided 50 buses under the economic assistance scheme in India? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार। यानी इंडिया की जो स्कीम है, इसके थ्रू कितने ऐसे वो हैं, क्या नाम है उनका, कितने ऐसे, कौन सा देश ऐसा है जिसको क्या किया गया है, जिसको प्रेजेंट टाइम में क्या कर दिया गया है, जिसको प्रेजेंट टाइम में 50 बसेस दी गई हैं इंडिया की स्कीम के थ्रू। तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऐसा देश है जिसको इंडिया की स्कीम के थ्रू 50 बसेस दी गई हैं? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो श्रीलंका इज करेक्ट ओवर हेयर। And Sri Lanka has been provided 50 buses under the economic assistance scheme in India. On which occasion? On the occasion of 75th Independence Day of Sri Lanka. यानी श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस के टाइम पे इनको क्या किया गया है, इनको 50 बसें इंडिया की तरफ से दी गई हैं। और इनका ये इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया है? सो ये मनाया गया है 6 फरवरी 2023 को। 6 फरवरी 2023 को इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है। और किस ओकेजन पे इनको मिला है ये 50 बसें? 75th इंडिपेंडेंस डे पे इनको क्या किया गया है? 75th इंडिपेंडेंस डे पे इनको 50 बसें इंडिया की तरफ से दी गई हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के गोड़ा बिजली संयंत्र से किस देश को बिजली की आपूर्ति की जाएगी? भाई झारखंड में संयंत्र है, लेकिन उससे किस देश को बिजली दी जा रही है? टू विच कंट्री विल इलेक्ट्रिसिटी बी सप्लाइड फ्रॉम द गोड़ा पावर प्लांट इन झारखंड? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो भाई क्या लगता है आप लोगों को किस कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी हमारे गोड़ा पावर प्लांट से, जो झारखंड के अंदर लगाया गया है? आप लोग ना यार वीडियो पॉज करके एक बार देखना जरूर और सोचना थोड़ा कि यार इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, क्योंकि जब तक आप लोग थिंक नहीं करोगे ना अपनी तरफ से, तब तक चीजें आसान नहीं होने वाली हैं। ठीक है जी, तो आप लोग अब ये थोड़ा सोचो कि क्या लगता है आप लोगों को कि जो पावर सप्लाई है किसको दी जाएगी? ठीक है जी, किसको दी जाएगी यहाँ पे पावर सप्लाई? सो पावर सप्लाई दी जाएगी बांग्लादेश को। किसको दी जाएगी? पावर सप्लाई विल बी प्रोवाइडेड टू बांग्लादेश फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ मार्च। यानी मार्च का जो हमारा महीना आएगा उसके सेकेंड वीक से, उसके सेकेंड वीक में क्या किया जाएगा? इनको सप्लाई दी जाएगी। जानते हो भाई मार्च में मेरा बर्थडे भी आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई मार्च के सेकेंड वीक में क्या किया जाएगा? इनको सप्लाई दी जाएगी। हाँ, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की।
अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, यानी हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। जो हमारा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है 2023 वो किसने जीता है, लद्दाख, असम, सिक्किम या आईटीबीपी, किसने जीता है? क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो हमारा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है इसको किसने जीता है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी आईटीबी हैज वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। ओके जी, और वी कैन से दैट इट वाज द 12th एडिशन ऑफ द कंपटीशन हेल्ड एट लेह लद्दाख, यानी कि मैं कह रही हूं कि ये क्या है, ये 12वां एडिशन है, 12वां संस्करण है इस कंपटीशन का। और ये कहाँ पे हो रहा है भाई, ये हो रहा है लाल लद्दाख के अंदर। ठीक है जी, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निसार उपग्रह ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, इन विच ईयर निसार सैटेलाइट विल बी लॉन्च, 2023, 2024, 2026 या फिर 2027? कहाँ पे, नहीं आई मीन किस ईयर इस ये निसार सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर, निसार सैटेलाइट विल बी लॉन्च इन 2024। ठीक है जी, 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और निसार इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो, यानी कि हमारी जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, निसार को क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है जी, और कब होगा, एक एजम्पशन बना है, एक प्लान चीजें भी तो होती है ना, प्री प्लान, तो ये प्री प्लान है कि निसार को हम लॉन्च करेंगे 2024 में। और किसके द्वारा, मेनली दो जनों के, मतलब दो एजेंसीज ने मिलकर के ऐसा किया है। वो कौन सी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया है, यानी रिसेंटली हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? तो क्या वो शमिका रवि है, माधवेंद्र सिंह है, राजीव सिंह रघुवंशी है या नरेश लालवानी है? कौन है वो जिन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में हाल ही में प्रेजेंट में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, यानी शमिका रवि हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, और ये हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ये एक्चुअल में है क्या? सो भाई ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी और इंडिपेंडेंट बॉडी, एकदम स्वतंत्र निकाय है ये। किस लिए? टू प्रोवाइड एडवाइसेस ऑन इकोनॉमिक्स इश्यूज, यानी जो भी हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं उन पे एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नेवी और MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नेवी एंड MiG-29K fighter aircraft have done landing and takeoff for the first time on which aircraft carrier? INS विशाल, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य और INS करंज। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है कि जो बाद में इस वीडियो को वॉच करें उनमें से कोई विशाल और उनमें से कोई विक्रांत हो, बट यहाँ पे तो हम अपने क्वेश्चन रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं। तो बात हो रही है कि भाई पहली बार जो किस एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू क्या किया गया है, नेवी और MiG-29 के फाइटर ने अपनी लैंडिंग की है। ठीक है जी, किसके थ्रू, एक किस एयरक्राफ्ट के थ्रू उन्होंने ऐसा किया है?
ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हेयर, यानी उन्होंने आईएनएस विक्रांत के थ्रू क्या किया है, लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आईएनएस विक्रांत की, तो भाई इसकी एक सफर में अधिकतम दूरी कितनी है, 75,000 नॉटिकल्स। कितनी? इट इज 7500 नॉटिकल्स। एक सफर में अगर मैं दूरी की बात करूं, किसके? आईएनएस विक्रांत के। एक सफर में दूरी कितनी है? 7500 नॉटिकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिल सकता है? ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जो दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, इसका दर्जा किसे मिल सकता है? हु कैन गेट द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, यानी कि जो पहला दुनिया में पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई दुनिया का पहला जो हमारा लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, इसका दर्जा किसे मिल सकता है? विश्व भारती विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा हो सकता है जिसे क्या मिल जाए? दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। सो विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैन गेट द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग heritage university, okay, and it was founded in the year 1921 by रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे कि दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा बना है? भाई यहाँ पे हम आ गए अपने 33 क्वेश्चन पे, और हमारे 60 क्वेश्चंस टोटल हैं इस वीडियो में, यानी अप्रोक्स हम अपने हाफ क्वेश्चंस अब तक कवर कर चुके हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा बना है। तो विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर? अमेरिका, ब्राजील, इंडिया और कनाडा? क्या लगता है आप लोगों को भाई यहाँ पे कौन सा देश है जो क्या बना है, इन वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, कंट्रीब्यूटिंग 24% टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो पूरे विश्व में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 24% तो हमारा अपने भारत का ही योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, कितना? 24%। और इसके अलावा टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? और इंडिया को छोड़ के बात करेंगे अब हम यहाँ पे, क्योंकि इंडिया की तो हमने पहले ही बात कर ली है। तो इसके अलावा कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश 14, एक तो है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और कौन कौन सा है? उसके अलावा है हमारा राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है जी। 14.9% बाय उत्तर प्रदेश, 14.67% बाय राजस्थान। आफ्टर दैट मध्य प्रदेश एट 8.6%, एमपी कितना है? 8.6% किसके द्वारा हो रहा है? एमपी के द्वारा। गुजरात के द्वारा 7.6 और आंध्र प्रदेश के द्वारा 7%। गुजरात के द्वारा 7.6 और आंध्र प्रदेश के द्वारा 7%। ठीक है जी, तो ये क्या है? ये टॉप 5 कंट्रीज हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और सबसे टॉप पे अपना भारत।
अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। विच प्लैनेट हैज बिकम द प्लैनेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। क्या वीनस है, अर्थ है, मरकरी है या जुपिटर है? कौन सा है वो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। विद द डिस्कवरी ऑफ 12 new satellites 12 new satellites, Jupiter has become the planet with the maximum number of moons. Okay, our next question is, सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? फॉर हाउ लॉन्ग हैज द पीएम कुसुम स्कीम बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट? 2023, 2027, 2028 और 2019। भाई बात क्या होती है, कोई योजना सरकार ने बना दी, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि जिस उद्देश्य से, जिस एम से बनाई गई थी वो एम पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में सरकार क्या करती है, कभी कभी उस स्कीम को आगे बढ़ा देती है जैसे उसने स्कीम को आगे बढ़ाया है। ठीक है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लग रहा है कि जिस प्रकार से, जिस वे में उसको काम होना चाहिए था उस योजना के तहत, वो हो नहीं पाया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कब तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है? ठीक है, सो पीएम कुसुम स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट टिल 2026। ठीक है, टिल 2026 बिकॉज इम्प्लीमेशन हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। भाई जो इसकी एक्चुअल में कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी आई है। इसके चलते हमारी जो ये योजना है इसको 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है। इट वाज स्टार्टेड इन 2019 बाय गवर्नमेंट। ठीक है, 2019 में इसको गवर्नमेंट ने शुरू किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? भाई इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया, यानी कि जो भी किसान है इंडिया के अंदर उनको एनर्जी सिक्योरिटी देने के लिए जो हमारी योजना है इसको स्टार्ट किया गया था। सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम? टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया। Now we are going to our next question. Our next question is, Canara Bank के MD और CEO कौन बने हैं? Who has become the MD and CEO of Canara Bank? क्या वो एलवी प्रभाकर है, के सत्यनारायण राजू है, सोमा शंकर प्रसाद है या संजीव चड्ढा है? कौन है जो अब क्या बने हैं? कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। के सत्यनारायण राजू हैज बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। ही विल रिप्लेस एलवी प्रभाकर। किसको रिप्लेस करेंगे? एलवी प्रभाकर को, क्योंकि इनका रिटायरमेंट कब हो चुका है? 31 दिसंबर 2022 में क्या हो गए हैं? रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए इनको रिप्लेस करके इनकी जगह आएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? यानी हु हैज लॉन्च्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट नेम बार्ड? सो क्या वो गूगल ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, इन्फोसिस ने किया है, रिलायंस ने किया है? किसने हमारा बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संचालित किया है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है जी, यानी गूगल हैज लॉन्च दिस बार्ड टू कम्पीट विद चैट जीपीटी, यानी चैट जीपीटी से कम्पीट करने के लिए गूगल ने बार्ड को क्या किया है? लॉन्च किया है। किससे कम्पीट करने के लिए? चैट जीपीटी से कम्पीट करने के लिए, यानी उससे प्रतियोगिता करने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए गूगल ने क्या किया है? बार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है जी, और जो ये बार्ड है इसको लॉन्च किया गूगल की एग्जिस्टिंग लैंग्वेज पे, जो गूगल की लैंग्वेज
मौजूदा है, यानी एग्जिस्टिंग मीन्स जो प्रेजेंट टाइम में है। कौन सी? लामडा। इट इज लामडा। ये क्या है? ये गूगल की एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, हमारा जो बार्ड है उसको लॉन्च किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राफेल वरेन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वे किस देश से संबंधित है? यानी राफेल वारन हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई फुटबॉल प्लेयर हो, अगर वो अपने खेल से संन्यास ले रहा है, अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है अपने गेम से, सो उसका क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो राफेल वारन है ये रिटायर्ड हो गए हैं, कहाँ से? इंटरनेशनल फुटबॉल से। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील और इंग्लैंड। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं जिन्होंने क्या किया है, अब रिटायरमेंट ले लिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भाई फ्रांस इज करेक्ट ओवर हियर, यानी राफेल वारन हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही बिलोंग्स टू फ्रांस। ओके, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ फ्रांस टीम बाय 10 ईयर्स, यानी अप्रोक्स 10 सालों तक इन्होंने क्या किया है, 10 सालों तक ये क्या रहे हैं, ये पार्ट रहे हैं फ्रांस की टीम का, यानी ये फ्रांस की तरफ से खेले हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि आर्द्र भूमि बचाओ, ये अभियान किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द सेव वेटलैंड कैंपेन? पीयूष गोयल जी, भूपेंद्र यादव जी, किरण रिजिजू जी या नरेंद्र मोदी जी? किनके द्वारा हमारा आर्द्र भूमि बचाओ जो ये प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है? ठीक है जी, किसके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। कैसे याद रखोगे देखना, आर्द्र भूमि बी, और भाई मेरा नाम भी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। तो बी से कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं, जिन्होंने क्या किया है, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। भाई यहाँ पे सब कुछ ही बी से स्टार्ट हो रहा है। भूपेंद्र यादव जी जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, ये भी बी से। हमारा जो ये भूमि बचाओ, तो ये भूमि भी बी से, और आपको पढ़ाने वाले का नाम भी बी से। ठीक है, तो भाई भूपेंद्र यादव जी ने इसको लॉन्च किया है। सो आवर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैज लॉन्च दिस कैंपेन फ्रॉम गोवा, यानी उन्होंने क्या किया है, इसकी जो शुरुआत है ये गोवा से की है। कहाँ से की है इसकी शुरुआत? इन्होंने गोवा से की है, इन्होंने इसकी शुरुआत। और ये कौन है? तो भाई ये हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये हमारे। इसको याद करने की अच्छी टेक्निक तो यही है कि सब कुछ बी, ऑप्शन भी, नाम भी, स्कीम भी, पढ़ाने वाला भी, सब कुछ यहाँ पे भी है। तो ऐसे आप इस स्कीम को याद रखना कि इट वॉज लॉन्च्ड बाय भूपेंद्र यादव एंड इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम गोवा। और इसका मेन एम क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। टू क्रिएट अवेयरनेस about importance of wetlands. Our next question is Now You Breathe पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? भाई बुक्स का नाम क्या है? नाउ यू ब्रीथ। अब जो ये बुक्स है इसको लॉन्च तो कर दिया गया, अब इस बुक्स को क्या मिला? अवार्ड मिला। कौन सा? गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023। ठीक है, अब बात हो रही है कि ये बुक है किसकी? वीपी नंद कुमार की, अपर्णा सेन की, राखी कपूर की या अंबिका सुथन मंगड की? किसकी है ये बुक नाउ यू ब्रीथ? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। Rakhi Kapoor has been honored with the Golden Book Award 2023 for book Now You Breathe। ठीक है, किस बुक के लिए इन्हें मिला है? Now You Breathe। और she was also awarded through the National Achievers Award
ठीक है जी, इनको नेशनल अचीवर्स अवार्ड भी मिला है। कौन सा मिला है इनको, कौन सा मिला है भाई इनको, इनको मिला है ऑथर ऑफ द ईयर, यानी ऑथर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये भी इनको मिला है नेशनल अचीवर्स अवार्ड में। कौन सा अवार्ड इनको और मिला है, ऑथर ऑफ द ईयर। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि इसरो द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट रॉकेट लॉन्च बाय इसरो। SSLV-D2, PSLV-D2, GSLV-D2 और DSLV-D2। कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट है किसका, इसरो का। इसरो कौन है, इंडिया की स्पेस एजेंसी है, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया था, इंडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट रॉकेट कौन सा है किसका, इसरो का, जो उसने भी प्रेजेंट में लॉन्च किया है। ठीक है जी, ठीक है। सो इट इज SSLV-D2 और SSLV-D2 मैनेज टू लॉन्च 3 सैटेलाइट एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी क्या करेगा, ये 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। और what do you mean by SSLV? So it is small satellite launching vehicle. What is the full form of SSLV? It is small satellite launching vehicle. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। ध्यान रखना, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि लिथियम के भंडार मिले हैं। इससे पहले तक हम क्या करते थे, ज्यादातर हम लिथियम क्या करते थे, दूसरे देशों से हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता था, उसका आयात करना पड़ता था। ठीक है, आई एम राइट, या आई एम राइट, ओके फाइन। सो भाई, इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लिथियम रिजर्व हैव बीन फाउंड। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय। क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पे कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का जिसमें लिथियम के रिजर्व हमें मिले हैं। क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी lithium reserves have been found in Jammu Kashmir and its capacity is approx 5.9 lakh ton. Okay, we can say that कितनी इसकी कैपेसिटी है, 5.9 मिलियन टन। ठीक है, और अगर बात करूं कि जम्मू कश्मीर में पाया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय लिथियम, तो इट इज अ नॉन फेरस मेटल दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस और टू मेक materials like mobile laptops and electric vehicles and so on। यानी जितने भी ऐसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जितने भी चार्जेबल बैटरीज हैं, उनको बनाने में क्या होता है, लिथियम का यूज होता है। सो इट इज नॉन फेरस मेटल। यूज कहाँ पे है, टू मेक लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड चार्जेबल बैटरीज। To make laptop, electric vehicle, mobile, etc। अगला क्वेश्चन क्या है, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने पर अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है। इससे पहले इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया 5 जजेस की नियुक्ति हुई है और अब प्रेजेंट में संख्या हो गई है 32। अब बात कर रहे हैं कि भाई राजेश बिंदल और अरविंद कुमार जी भी सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, अब कितनी संख्या हो गई है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट आफ्टर राजेश बिंदल एंड अरविंद कुमार बिकेम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 36, 35, 34, 38। क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ दिस 2 जजेस फॉर द अपॉइंटमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन दोनों जजेस का नाम उसने ही सजेस्ट किया है, उसने ही अनाउंस किया है, जो क्या बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। इससे पहले इसी वीडियो में हमने जाना था 5 जजेस की नियुक्ति होने पे 32 संख्या हो गई थी। तो ऑफकोर्स अब जो 2 जजेस की और नियुक्ति हुई है तो इस संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, 34 यानी 34 पे पहुंच जाएगी।
अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार के अनुसार 2022 में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप? तो ये हमारा पॉलिटिकल का भी टॉपिक है, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वीडियो को भी देख रहे हैं और वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उनका एसएससी का एग्जाम हो या फिर उनका कोई और भी एग्जाम हो सकता है, वो तो उस एग्जाम के लिए क्या करें, वो उस एग्जाम के लिए पॉलिटिकल प्रिपेयर करने के लिए हमारे भव्यम क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहां पे उनको मिलेगा मेरा पूरे भारतीय राज व्यवस्था का कोर्स हिंदी मीडियम में, जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें हमारा नागरिकता टॉपिक भी आता है। अभी इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे, क्योंकि जहाँ पे अगर हमारा कोई पॉलिटिकल टॉपिक आ जाएगा तो उसको तो हम वैसे भी नहीं छोड़ने वाले। अभी बात हो रही है कि अभी केंद्र सरकार के अनुसार 2022 एक पर्टिकुलर ईयर आपको दे दिया गया है कि इस ईयर के अंदर कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी है। यानी अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियंस हैव गिवन अप सिटीजनशिप इन 2022, कितने इंडियंस ने छोड़ी है? क्या 2,25,620 लोगों ने, 3,25,620 ने, 4,25,620 ने, 5,25,620 ने। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट approx 2,25,620 Indians have given up citizenship in 2022. According to the central government, since 2011, approx 60 lakh people have given up Indian citizenship. यानी कि 2011 से अगर मैं देखूं तो लगभग 16 लाख लोगों ने क्या किया है, भारतीय नागरिकता को त्याग दिया है, भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2022 के, तो 2022 में 2,25,620 लोगों ने क्या किया है, इंडियन नागरिकता को त्याग दिया है। और ये डेटा किसके अकॉर्डिंग है? दिस डेटा इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही ये डेटा आप लोगों के पास मैं प्रोवाइड कर रही हूं। और अगर मैं बात करूं अब नागरिकता के ऊपर डिटेल में, तो इसका प्रोविजन कहां पे है कॉन्स्टिट्यूशन में? सो बेसिकली सिटीजनशिप इज डिफाइंड इन पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में, यानी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में हमारी नागरिकता के बारे में बताया हुआ है, जिसमें क्या बताया हुआ है कि भारत में रहने वाला हर एक इंसान यहाँ का नागरिक नहीं है। यहाँ पे 2 टाइप के लोग रह रहे हैं, एक तो वो जो यहाँ रह रहे हैं बट उनका पर्पस क्या है, मे बी उनका पर्पस बिजनेस है, मे बी उनका पर्पस एजुकेशन है और कोई अदर रीजन है, लेकिन वो यहाँ के नागरिक नहीं है, वो कहीं और के हैं। और दूसरे वो लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं और एक्चुअल में वो भारत के नागरिक हैं। तो एक तो यहाँ पे विदेशी फॉरेनर्स हो गए जो भारत में रह रहे हैं, और दूसरे यहाँ के खुद के सिटीजन्स हो गए, और जो सिटीजन्स हैं उन्हीं के पास सारे राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। इसके अलावा कुछ और राइट्स भी हैं जो सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस आ रहे हैं जिनके चलते नागरिक क्या कर रहे हैं, अब यहाँ की नागरिकता को त्याग रहे हैं। तो वो कितने नागरिकों ने त्यागा है 2022 में? 2,25,620 लोगों ने। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी वेयर हैज द उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इनॉग्रेटेड? कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? लखनऊ, कानपुर, फरीदाबाद या नई दिल्ली? कहाँ पे हुआ है? आप लोगों को क्या लगता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हैज इनॉग्रेटेड इन लखनऊ बाय पीएम मोदी। किसने इसको इनॉग्रेट किया है? पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। किसको? हमारे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को। सो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। और पीएम नरेंद्र मोदी also inaugurated the Global Trade Expo and launched Invest UP 200. It is UP 2.0 or we can say that UP 2. ठीक है, सो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्लोबल ट्रेड एक्सपो को भी लॉन्च किया है। We can say that launched or inaugurated Global Trade Expo
नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज, तुर्किया में आए भूकंप के बाद मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में देखो, कोरिलेट करना सीखो, क्योंकि अभी ये वीडियो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने पहले पढ़ा था कि अप्रोक्स 10,000 प्लस, वैसे क्वेश्चन में 284 मेंशन था, बट मैं आपको बता रही थी कि अप्रोक्स 10,000 लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। किससे? भूकंप से। और ये कहाँ पे आया है? ये आया है हमारे तुर्किया में, इसराइल में, लेबनान में और सीरिया में। यानी जो हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, 4 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये अर्थक्वेक आया है। सबसे ज्यादा इसका जो इफेक्ट पड़ा है वो कहाँ पड़ा है? तुर्किया में पड़ा है। अब बात हो रही है कि तुर्किया में जो भूकंप आया उसके चलते भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, यानी विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडिया फॉर हेल्प आफ्टर द अर्थक्वेक इन तुर्की। भाई अगर तुर्की में अर्थक्वेक आया है और भारत मदद करना चाह रहा है, तो ऐसे में इसने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन देव शक्ति या वंदे भारत मिशन? कौन सा ऑपरेशन जो है हमारे इंडिया के द्वारा चलाया गया है, किस लिए? मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए? ऑफ कोर्स यहाँ पे मदद करने के लिए तुर्किया के लोगों की। क्यों? क्योंकि भाई अर्थक्वेक आएगा तो आप लोग भी जानते हो वहां की जो माहौल है, वहां का जो हालात है वो कैसे हो जाएंगे। वहां पे ना अच्छे से फूड प्रोवाइड हो पाएगा, ना मेडिसिन मिल पाएंगी, और जो लोगों को प्रॉब्लम है, जो लोग इंजर्ड हैं, उनके लिए भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे में इंडिया के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? क्या लगता है आप लोगों को, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है इंडिया के द्वारा? सो भाई ऑपरेशन दोस्त हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडिया फॉर हेल्प आफ्टर द अर्थक्वेक इन तुर्की। यानी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। सो इंडिया इज रनिंग अ रेस्क्यू प्रोग्राम, or we can say that rescue scheme, rescue operation named Operation Dost with the help of National Disaster Response Force personnel। यानी जो नेशनल डिजास्टर है हमारा फोर्स पर्सनल का, उसके थ्रू क्या किया जा रहा है? ये प्रोग्राम को, इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड? पल्स डे वो, लेकिन हम यहाँ पे हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड में पल्स डे कब मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं मनाया कब जाता है। 8 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी या 11 फरवरी? क्या लगता है तुम लोगों को कब मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड पल्सेस डे? ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे हमारा वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th फरवरी। तो 10th फरवरी को हमारा वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और व्हाट इज द थीम ऑफ this particular day in 2023? So the theme is pulses for a sustainable future. What is the theme? Theme is pulses for a sustainable future. Pulses for a sustainable future. Now what do you mean by sustainable? So जब हम ऐसी, आप सबने एटलीस्ट सस्टेनेबल का मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पढ़ा ही होगा। वी कैन से दैट सतत पोषणीय इन हिंदी। तो भाई ये है क्या कि जब हम इस प्रकार से काम करें कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी फुलफिल कर दिया जाए, उसके नीड्स को भी हम देखें, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग काम हो, जिससे रिसोर्सेज जो है सारे ही हमारे द्वारा खत्म ना कर लिए जाए, आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी छोड़े जाए, तो वो सस्टेनेबल आता है। तो यहाँ पे मेन थीम क्या है कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए पल्सेस, ये इसकी थीम है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या पर्पस है इस डे को मनाने का? ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? ये यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको शुरू किया है। किस लिए? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन है पल्सेस का वो बढ़ जाए और न्यूट्रियस फूड मिले। कहाँ पे? जो बिल्कुल ही माल न्यूट्रिटेड कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर। तो दिस इज स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशन टू प्रोवाइड न्यूट्रियस फूड टू malnourished कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। ठीक है, what is the aim of this day? To increase production of pulses। जो pulses का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूं किस लिए, जिससे हम क्या कर सके, देखो चीजें लिंक्ड करो। यूनाइटेड नेशन क्या चाहता है? सबसे पहले तो बात आई मनाता कौन है, तो मनाता है यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस चाहता क्या है? वो ये चाहता है कि इस डे को मनाने से हम लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करें और इससे क्या हो, जो हमारा पल्सेस का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। लेकिन पल्सेस का प्रोडक्शन वो बढ़ाना क्यों चाहता है? चीजें आपस में लिंक्ड है। तो भाई पल्सेस का प्रोडक्शन वो बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो न्यूट्रियस फूड प्रोवाइड करे। कहाँ पे?
बिल्कुल ही जो पुअर और माल नरिश यानी जो बहुत ही गरीब और जहां पे पूरे तरीके से हम कह सकते हैं न्यूट्रेंट वाला फूड ही अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड के अंदर, जो ऐसी कंट्रीज हैं अल्प पोषणीय कंट्रीज जो हैं, ऐसे कंट्रियों में हम क्या करना चाहते हैं, हम मींस यूनाइटेड नेशन क्या करना चाहता है, वो न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना चाहता है। और यही रीजन है हमारा वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट करने का। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इट इज नॉट कन्या, इट्स केन्या। तो भाई केन्या महिला ओपन खिताब 2023 का खिताब किसने जीता है? हु इज वॉन द टाइटल ऑफ केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023? स्नेहा सिंह ने जीता है, अदिति अशोक ने, दीक्षा डागर ने, या वानी कपूर ने? किसने हमारा केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023 जीता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को? So option B is correct over here. So we can say that Aditi Ashok has won the title of Kenya Ladies Open title 2023. Our next question is उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? Who is the author of the novel विक्ट्री सिटी? अब तक हम सिर्फ बुक्स की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं नॉवल की। So who is the author of the novel विक्ट्री सिटी? क्या वो चेतन भगत है? Is it शशि थरूर, गीतांजलि श्री और सलमान रुश्दी? कौन है वो विक्ट्री सिटी जो नॉवल के लेखक हैं? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। विक्ट्री सिटी इज बेस्ड ऑन अ वुमन हु चैलेंजेस द होल वर्ल्ड टू रूल अ सिटी। समझ गए? यानी एक ऐसी औरत के ऊपर ये बुक बेस्ड है, आधारित है, जिसने पूरे ही विश्व को क्या दे दिया, चैलेंज दे दिया, चेतावनी दे दी। ठीक है, चैलेंज मतलब आप समझते हो किस लिए? क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर शहर पे राज करना चाहती थी। तो इट इज बेस्ड ऑन ए वुमन हु चैलेंजेस द होल वर्ल्ड who challenges the whole world to rule over a city। ये इस बुक की मेन थीम है और इसीलिए ये एक इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि भाई ऐसी औरत जिसको सिर्फ एक सिटी पे ही राज करना है, लेकिन वो पूरे ही कंट्री के ऊपर चैलेंज उसको प्रोवाइड कर रही है, तो इट मीन्स कि वो कितनी पावरफुल है और कितनी डिटरमाइंड है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड 2020? क्या वो पेगी मोहन जी है, रिकी केज है, प्रभा अत्रे है, डॉक्टर एबी के प्रसाद है? कौन है वो जिन्हें क्या मिला है, जिन्हें राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। डॉक्टर एबीके प्रसाद हैज बीन अवॉर्डेड बाय द राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड 2020। He was given this award due to his outstanding performance in journalism। यानी पत्रकारिता में इतनी ज्यादा उनका अच्छी हम कह सकते हैं प्रदर्शन रहा है, पत्रकारिता में उनकी आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस रही है, उसी के चलते इन्हें क्या मिल रहा है, ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है जी, इनको किस वजह से ये अवार्ड दिया जा रहा है तो ये क्लियर है कि इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही जर्नलिज्म में। और इनको अवार्ड कब दिया जाएगा? 28 फरवरी 2023 में। तो दिस अवार्ड विल बी गिवन टू हिम ऑन 28 फरवरी 2023 इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा भाई? 28 फरवरी 2023 में दिया जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द परिवार आईडी पोर्टल? पहले हम बात करेंगे कि परिवार आईडी पोर्टल लॉन्च क्यों किया है, फिर इसके बेनिफिट्स को भी हम डिटेल में जानेंगे। तो अभी क्या बात हो रही है? अभी बात हो रही है कि भाई परिवार आईडी जो हमारा है पोर्टल, इसको
कहाँ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिलीज परिवार आईडी पोर्टल, ठीक है, और वी कैन से दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी। क्या नाम है भाई? तो नाम है फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी। जिससे क्या होगा? जिससे उस राज्य की जितनी फैमिलीज हैं उन तक क्या पहुंच सके, सरकार के जो स्कीम्स है वो पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है बट वो हम कह सकते हैं उनको राशन की नीड है या फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करेगी। इसलिए इसने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। So it is online portal. Our next question is आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी से किस देश में शुरू हो रहा है? इन विच कंट्री इज आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्टिंग फ्रॉम February 10? साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे हमारा आईसीसी T20 जो है 10 फरवरी से शुरू हो रहा है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है, और वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हो रहा है कि T20 जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप वो कहाँ पे शुरू हो रहा है? वो साउथ अफ्रीका में शुरू हो रहा है। ऐसा कब हो रहा है? ऐसा पहली बार हो रहा है। ठीक है जी, कब हो रहा है? पहली बार हो रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? की घोषणा की गई है, यानी बाय विच ईयर द मिशन हैज बीन अनाउंस्ड टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। यानी कब तक जो ये मिशन है इसको शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें हम सिकल सेल एनीमिया जो है इसको खत्म करने पे फोकस करेंगे? 2037, 2040, 2047 या 2045? कब ऐसा होने वाला है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी 2047 has been announced to eliminate sickle cell anemia। यानी सिकल सेल एनीमिया पे कब फोकस किया जाएगा? 2047 तक इसको खत्म करने पे फोकस किया जाएगा। और इट इज अ हेरिडेटरी डिजीज, यानी क्या होता है? ये हमें वंश के थ्रू मिलती है। हो सकता है हमारे पेरेंट्स से हमें ये मिले, मतलब जिसको भी ये प्रॉब्लम होगी। और इस प्रॉब्लम में होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर डिजीज जो तो रेड ब्लड सेल्स होता है ना पर्सन के, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? वो मून शेप्ड के हो जाते हैं, वो ट्विस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहली चीज तो ये हेरिडेटरी डिजीज है, और दूसरी चीज इसमें क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स बिकम ट्विस्टेड एंड मून शेप्ड। वो क्या हो जाते हैं? वो ट्विस्टेड और मून शेप्ड हो जाते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? यानी हु हैज बिकम द सेकंड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर सेंचुरीज फॉर 2 कंट्रीज इन टेस्ट क्रिकेट? कैपलर विल्सन, जॉर्ज बटलर, गैरी वेलेंस और डेविड वार्नर। कौन है वो? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। सो ही इज गैरी वेलेंस who has become the second cricketer in the world to score centuries for 2 countries in test cricketer। ठीक है जी, करंटली ही प्लेस फॉर जिम्बाब्वे, यानी अभी वो प्रेजेंट में जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं। किसके लिए?
जिम बावी के लिए खेलते हैं प्रेजेंट टाइम में। यहाँ से हमारे कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं और इसके बाद हम अपने 60 क्वेश्चंस को कवर करने के बाद अपनी जो 4 इंपॉर्टेंट सीरीज है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि 108 नमा क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? 108 नमा क्लिनिक हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? So option B is correct over here. 108 Nama Clinic has been launched in Karnataka on 7th Feb 2023 और this clinic is newly launched. तो कब होगा ये लॉन्च? होगा ये 7 फरवरी 2023 में। और इसका एम क्या है? इसका एम है प्रोवाइड करना एकदम प्राइमरी केयर की क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना जो भी लोग हैं उसके आसपास। यानी कोई क्लिनिक तो खुल जाते हैं हमारे यहाँ, बट कई जगह ऐसा होता है कि उन क्लिनिक की जो डॉक्टर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं होती। बट जो नमा क्लिनिक है इसका मेन एम क्या है कि क्या करे? टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू नेबर्स। जो आस पड़ोस में रहते हैं, जो क्लिनिक में आएंगे, उनको बहुत ही अच्छी प्राइमरी क्वालिटी केयर देना इसका मेन एम है। अब बात आ रही है HSNI बर्ड फ्लू वायरस के कारण किस देश में 585 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई है? अभी हमने कुछ टाइम पहले बात की थी कि अब हमें कोविड-19 की जिन्होंने 2 वैक्सीन लगा ली उनके लिए तीसरी वैक्सीन आ गई है। अभी बात हो रही है यहाँ पे कि बर्ड फ्लू वायरस है जिसकी वजह से 585 समुद्री लायन, वाइल्ड बर्ड्स, सी लायन और व्हाइट बर्ड्स कितने 55,000 इनकी मृत्यु हो गई है। किस कंट्री में ऐसा हुआ है? अमेरिका, जापान, पेरू या ब्राजील? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। सो इन पेरू 585 sea lions and 55,000 wild birds have died due to HSNI bird flu virus. और what is HSNI bird flu virus? So it is highly contagious viral disease. ये क्या है? बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है जल्दी से। पहली चीज ये बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, बहुत जल्दी फैलता है। ये क्या है? इसकी एक कमी है कि जल्दी जल्दी ये क्या हो जाता है? फैलता रहता है। और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? सो कैपिटल ऑफ पेरू इज लाइम, इट इज लीमा, नॉट लाइम, इट इज लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश की सांगवोल सोसाइटी भारत में पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है? यानी एक सोसाइटी है सांगवोल सोसाइटी, वो भारत में पैदल यात्रा करने वाली है, लेकिन वो किस देश की है? विच कंट्री सांगवोल सोसाइटी ऑर्गेनाइजिंग अ वॉकिंग टूर इन इंडिया? जापान, नेपाल, साउथ कोरिया और म्यांमार। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। सो द सांगवोल सोसाइटी ऑफ साउथ कोरिया इज ऑर्गेनाइजिंग अ वॉकिंग टूर इन इंडिया. In this tour, approx 108 Buddhists will cover the distance of approx 1,100 किलोमीटर in India on foot. यानी कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे? 1100 किलोमीटर का। कितने? 108 बुद्धिस्ट, यानी जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे? वो ऑन फुट यानी वो एकदम पैदल पैदल यात्रा करेंगे भारत की कितने 1100 किलोमीटर, ऐसा वो प्लान कर रहे हैं। तो ये साउथ कोरिया की क्या है? सांगवोल सोसाइटी है। ओके जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन यानी IBA इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें कौन सा देश शामिल होगा? विच कंट्री विल ज्वाइन द इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस? अमेरिका, ब्राजील या फिर दोनों में होगा या बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। अमेरिका एंड ब्राजील विल जॉइन द इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस और दिस इज लॉन्च्ड बाय इंडिया और इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन
अमेरिका इज ऑन द फर्स्ट नंबर एंड ब्राजील इज ऑन द सेकेंड नंबर। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो ये हमारा जैव ईंधन है इसके प्रोडक्शन में पहले नंबर पे अपना अमेरिका है, दूसरे नंबर पे है ब्राजील, और इंडिया जो इसको लॉन्च कर रहा है, किसको, हमारे इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को, इसमें इसकी हेल्प कौन कर रहा है, अमेरिका, और ब्राजील इसकी हेल्प कर रहा है। और हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पवन हंस लिमिटेड किस राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। यानी पवन हंस लिमिटेड विल स्टार्ट हेलीकॉप्टर सर्विस ऑन 6 रूट्स इन विच स्टेट, त्रिपुरा, मेघालय, असम या नागालैंड। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन सी? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, यानी असम विल स्टार्ट हेलीकॉप्टर सर्विस ऑन 6 रूट्स। ठीक है, बेसिकली पवन हंस लिमिटेड विल स्टार्ट हेलीकॉप्टर सर्विस ऑन 6 रूट्स इन असम, यानी जो हमारा पवन हंस लिमिटेड है वो क्या करेगा, हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट करेगा 6 रूट्स में, कहाँ पे, असम के अंदर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा PHL है हैज बीन अलाउड PHL has been allowed helicopter services on 86 routes under this scheme in 6 states। यानी PHL क्या करेगा, हमारा पवन हंस लिमिटेड, शॉर्ट में PHL, has been allowed helicopter services on 86 routes। कितने रूट्स में, 86 रूट्स इन 6 स्टेट्स। यहाँ पे मैं सिर्फ असम की बात कर रही हूँ, तो असम में 6 रूट्स में इसके अंदर इसको चलाया जाएगा, लेकिन 6 स्टेट ऐसी हैं जिसमें 86 रूट्स कवर करेंगे हेलीकॉप्टर सर्विसेज। ऐसा किसने अलाउ कर दिया है, पवन हंस ने अलाउ कर दिया है। समझ गए आप लोग कि स्कीम चालू होगी जिसमें पवन हंस लिमिटेड ने अलाउ कर दिया है कि 86 रूट्स को कवर करेगी हेलीकॉप्टर सर्विसेज से 6 स्टेट्स के अंदर, जिसमें से असम एक स्टेट है जिसके अंदर 6 रूट्स को कवर किया जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, 60 क्वेश्चंस पूरे एक वीक के, वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन आपकी क्लास यहाँ पे एंड नहीं हुई है, क्योंकि हम अपने नॉलेज सीरीज से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, जिसमें हम लोग बायलिंगुअल तरीके से जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जो आपके एग्जाम में आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष, यानी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना सपोज करो आप पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप UNO भी पढ़ोगे, WHO भी पढ़ोगे, WTO भी पढ़ोगे, ILO भी पढ़ोगे, सब चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, जब ये सब चीजें पढ़ोगे तो तुम्हें क्या ये नहीं मालूम होना चाहिए कि इनके प्रेजेंट टाइम में कौन अध्यक्ष है, कौन इनके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है? तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं सबसे पहले UNO की। ठीक है, तो UNO के महासचिव या सेक्रेटरी कौन है? सो वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस जो है वो UNO, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या है, सेक्रेटरी है। Who is the director of WHO? WHO means वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ के बारे में ध्यान रखता है। उसके डायरेक्टर कौन है, तो वो है जनरल टेड्रोस एधनोम। ठीक है, Who is the डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO? So he is गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या देखता है भाई, वो ये देखता है कि जो लेबर है उसको उसका जो एकदम मिनिमाइज में कह सकती हूँ लेबर रेट डिसाइड हुआ है वो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये कौन देखता है, बिल्कुल ये हमारा ILO देखता है, और इसके महानिदेशक कौन है, वो है गिलबर्ट होंगबो। इसके बाद बात हो रही है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो व्यापार से संबंधित मामले देखता है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है ओकोंजो इवेला। ठीक है जी, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यूनेस्को। ठीक है जी, तो इसके अध्यक्ष कौन है, वो है आंद्रे एंजोले। और यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, तो ये है कैथरीन रसेल। और अगर बात करूं वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है भाई, लोन देना भी है, तो इसके कौन है अध्यक्ष, डेविड मालपास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हमने अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है ये जान लिए। अब बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट सीरीज की। हमारी नेक्स्ट सीरीज क्या कहती है हमसे, हमारी नेक्स्ट सीरीज है क्रिकेट के विजेता।
भाई तुम देखते हो कि मैं आपको जब भी ये क्लास कराती हूँ तो इसमें बहुत से क्रिकेटर्स वाले क्वेश्चंस भी मैं कवर अप करती हूँ कि ये वाला मैच कहाँ हो रहा है, इस मैच को जीता किसने है। तो इसी से इंपॉर्टेंट सीरीज एक मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, जैसे हमारा जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ है, इसको होस्ट किसने किया है? इसको होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि इसकी मेजबानी किसने की है, तो भाई आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, मेजबानी जो है कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक है जी। अब बात आई इसमें विजेता कौन रहे हैं, तो विजेता इंग्लैंड रहा है, उप विजेता कौन रहा है, तो पाकिस्तान रहा है। अब बात करूं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022, तो इसके विजेता कौन रहे हैं? मुंबई, और उप विजेता कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फो है जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। इसके बाद बात करूं तो महिला एशिया कप 2022, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इवेंट कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में। इसमें जीता कौन है? इंडिया, और उप विजेता कौन रहा है? श्रीलंका। इंडिया जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर बात करूं ईरानी ट्रॉफी 2022 की, तो इसमें विजेता कौन? भारत, और उप विजेता कौन? सौराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद चलूं मैं आगे, तो बात करूंगी दलीप ट्रॉफी की, तो इसमें जीता किसने है? वेस्ट जोन ने, और उप विजेता कौन रहा है? साउथ जोन। इसी प्रकार से जो हमारा पुरुष एशिया कप 2022 है, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है, और हमारा इसमें विजेता कौन रहा है? श्रीलंका, और उप विजेता कौन रहा है? रनर अप कौन रहा है? पाकिस्तान रहा है। अगर अब बात करूं मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की, तो वो कौन सी है? वो है 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021, यानी जो हमारा 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, कौन से नंबर का? 32वें नंबर का। ठीक है। तो भाई इसके अंदर ये आयोजन जो है ये कहाँ पे हुआ? टोक्यो, जापान में हुआ। ठीक है। फिर बात आ रही है इसमें शुभंकर कौन थे, तो वो थे मिराइतोवा। इसका मोटो क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी इमोशन से एक होना, ये क्या था? इसका मेन मोटो था। और जो उद्घाटन समारोह है, इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो इंडिया फ्लैग बेयरर्स एट द ओपनिंग सेरेमनी कौन रहे हैं? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहे हैं। इसके बाद आगे बात करूं तो जो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे हैं भारत के? बजरंग पुनिया रहे हैं। ठीक है। ये कौन है? ये पहलवान है। तो इंडिया फ्लैग बेयरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी कौन रहा है? बजरंग पुनिया रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन रही है? लॉरेल हर्बर्ट रही है। तो शी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कॉम्पीट इन द ओलंपिक्स। और भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है 32वें ओलंपिक में? ये जीता है मीराबाई चानू ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसी सीरीज है जो हम अपने 60 क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा में कवर करेंगे, जो आपको एग्जाम जो आप दोगे करंट अफेयर का, उसमें आपके काम आएंगी। ठीक है जी। अब आगे बात करती हूं मैं। हम बात करेंगे भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। प्रथम स्थान इस ओलंपिक में किसको मिला है? अमेरिका को, जिसको कितने 113 पदक, 113 मेडल्स मिले हैं। भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 48 स्थान रहा है, जिसको 7 मेडल मिले हैं। और 33rd जो ओलंपिक है 2024 में हुआ, कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। तो यहाँ पे हमने 2021 में हमारा जो ओलंपिक वो 32nd, उसके बारे में बात करी, क्योंकि उसके बाद जो ओलंपिक है वो कब होना है? वो होना है 2024 में। तो अभी हमारे को जो अगर ओलंपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो वो कौन से ओलंपिक से आएंगे? 2021 वाले से, क्योंकि वो 32वें नंबर का था। अब इसमें हमने डिटेल में जाना कि ये आयोजित कहाँ पे हुआ। अब स्टार्टिंग में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा, और एंड में कौन रहा? भारत को कितने मेडल मिले, और भारत के लिए पहला मेडल और स्वर्ण पदक ही किसने जीता? फिर इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? भाई कोई भी ऐसे इवेंट्स पढ़ते हो तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत की इसमें क्या प्लेस रही, और टॉप 3 कौन थे, या फिर एटलीस्ट जो पहले नंबर का था उसको तो आप जरूर ध्यान रखना। और अब इसका 33rd ओलंपिक कब होगा? 2024 में होगा, पेरिस, फ्रांस के अंदर। अब बात करते हैं हम अपनी आज की लास्ट सीरीज की, जो कौन सी है? जो है त्योहार और महोत्सव की। यानी कि कुछ ऐसे और त्योहार हैं जो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, जिनसे आपके पास क्वेश्चन भी पुटअप होता है, लेकिन आप लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं होता। तो उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा है सरुल त्योहार 2022 में जो मनाया गया है, कहाँ पे? झारखंड के अंदर। इसी प्रकार हमारा मेदाराम जतारा महोत्सव जो है
ये बथुकम्मा बोनालू महोत्सव भी जिसको हम कहते हैं, कहाँ मनाया गया है? मनाया गया है तेलंगाना में। हमारा खारची उत्सव जो है, जिसको हम पौष बरवान मेला, लाई हराबो मेला भी कहते हैं, ये कहाँ मनाया गया है? ये त्रिपुरा में मनाया गया है। इसी प्रकार से हमारा चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है, यानी फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2020, ये कहाँ मनाया गया है? कोची, केरला में। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो है हमारा 2022 का, ये कहाँ मना है? झांसी, उत्तर प्रदेश में मना है। और बेहदीन खल्लम या फिर चेरी ब्लॉसम महोत्सव या वांगला महोत्सव, ये क्या है? ये एक ही त्योहार के 3 नाम है, ठीक है। ये क्या है? ये एक ही त्योहार के 3 नाम है। जैसे हम लोग यहाँ पे दिवाली को दीपावली भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने एक ही त्योहार के नाम भी डाले हुए हैं, जैसे बेहदीन खलम कह लो, चेरी ब्लॉसम महोत्सव कह लो या वांगला महोत्सव कह लो। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेघालय में। सो भाई, हमारी क्लास में, आज की इस क्लास में हमने अपने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, जो हमारे मंडे टू संडे यानी हमारे 6 से 12 फरवरी के बीच के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसके अंदर कवर किया गया। उससे संबंधित हमने इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर जानी, और सबसे मेन चीज ये क्लास कैसी थी? ये क्लास आपकी बायलिंगुअल थी। सारा कंटेंट आपको बोर्ड में बायलिंगुअल तरीके से मिला, और ये नॉलेज सीरीज जो मैंने आपको 4 कराई, ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी रह जाती हैं जो अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 32वें ओलंपिक की, तो ये 2021 में हुआ है, तो ये करंट का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस वीक के करंट्स को कवर कर रही हूँ तो ये इसका मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं इसको आप नॉलेज सीरीज में आपके सामने क्यों लेकर के आ रही हूँ? क्योंकि अब जो अगला ओलंपिक 2024 में होना है, तो अगर आपके पेपर में ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो 2021 के ओलंपिक से पूछा जाएगा। इसलिए मैं इस टॉपिक को ऐसे कवर कर रही हूँ। त्योहार प्रेजेंट में, कोई करंट में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करंट में ऐसे कोई त्योहार है ही नहीं, लाइन में अभी चर्चित नहीं है, लेकिन हम उसको इस सीरीज के थ्रू कवर कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।